दुनिया आज कटते और घटते जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करोड़ों पेड़ों को विभिन्न कारणों से काटा जा रहा है, जो जलवायु, वन्य जीवों और मनुष्य के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए और विचार करने के लिए 6 मई से 10 मई के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान भारत ने वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन में देश की महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ध्यान दिलाया और जानकारी दी कि इसके कारण भारत में पिछले 15 वर्षों में वन क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर भारत साल 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में नेट वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है। इसके कारण देश में संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क 1000 से अधिक वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व और अन्य वन्य जीव आवासों तक विस्तार किया गया है। बाघ परियोजना के 50 साल और हाथी परियोजना के 30 साल पूरे होने पर हाल ही में समारोह का आयोजन किया गया, जो प्रजातियों और उनके आवास संरक्षण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के गठन का भी जिक्र किया, जो सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से पूरे विश्व में बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत को भी साझा किया, जिसे वृक्षारोपण और खराब वन भूमि की बहाली के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई पहल को और अधिक मजबूत करना है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में भारत ने देहरादून में UNFF के तहत देश के नेतृत्व वाली पहल की मेजबानी की थी। इसमें 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें वन अग्नि प्रबंधन और वन प्रमाणन पर चर्चा की गई थी। भारत ने इस पहल की सिफारिशों को UNFF 19 के दौरान पेश किया है। UNN 19 का समापन वनों की कटाई और वन क्षरण और भूमि अपरदन को रोकने के लिए तत्काल और त्वरित कार्रवाई करने की घोषणा के साथ हुआ। इनमें वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन और वैश्विक वन लक्ष्यों की उपलब्धि शामिल है। घोषणा पत्र के मसौदे में वनों की कटाई और वन क्षरण को रोकने के लिए सभी प्रकार के वनों और पेड़ों की रक्षा और स्थायी प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई के लिए एक वैश्विक ढांचे के रूप में वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030 को स्वीकार करना शामिल किया गया है और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और वन संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, प्रक्रियाओं, प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों के कार्यान्वयन में योगदान देने पर जोर दिया गया है। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज को याद किया गया। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में सार्वभौमिक और परिवर्तनकारी सतत विकास लक्ष्यों और एक व्यापक, दूरगामी और जन केंद्रित सेट अपनाया गया है। इसमें 2030 तक एजेंडा के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। वन पृथ्वी के 30% भूमि क्षेत्र या लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर को कवर करते हैं, जो मानव कल्याण, सतत विकास और धरती के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। करीब 25% वैश्विक जनसंख्या निर्वहन, आजीविका, रोजगार और आय सृजन के लिए वनों पर निर्भर है। वनों की कटाई में जारी वैश्विक प्रवृत्ति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण, जैव विविधता हानि, प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के कचरे के बढ़ते प्रतिकूल प्रभावों के बारे में गहरी चिंता जताई गई है। डिक्लेरेशन में वनों की कटाई को रोकने के लिए विभिन्न देशों के प्रयासों को स्वीकार किया गया है। इसमें वन संरक्षण के लिए वित्तीय मदद में
हालिया बढ़ोतरी का स्वागत करने के साथ इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि विशेष रूप से विकासशील देशों में वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, बहाली और टिकाऊ प्रबंधन का समर्थन करने के लिए लगातार वित्तीय अंतराल है। विकासशील देशों को और समर्थन देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है, विशेष रूप से मौजूदा संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर और स्थायी वन प्रबंधन के समर्थन में बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कई जगहों में स्थानीय लोग, स्थानीय समुदाय और वनों में रहने वाले समुदाय आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं और वनों के प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए वन संबंधी निर्णय लेने में उनकी पूर्ण और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानते हुए वनों के संरक्षण और प्रबंधन में बेहतर योगदान पर जोर दिया गया है। जंगल और टिकाऊ वन प्रबंधन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की दृश्यता बढ़ाने और उन्हें वैश्विक चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रखने की निरंतर आवश्यकता पर बल दिया गया। स्थायी वन प्रबंधन उद्देश्यों और खाद्य सुरक्षा की उपलब्धि दोनों को पूरा करने के लिए वैश्विक वन लक्ष्यों और सतत विकास को साकार करने के लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता बताई गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम सतत विकास हासिल करते हुए 2030 तक वनों की कटाई और वन क्षरण और भूमि क्षरण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वनों के खतरों के साथ साथ वनों की कटाई और वन क्षरण के महत्वपूर्ण कारकों में ध्यान देने की बात कही गई है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों की प्रथाएं, उपभोग और उत्पादन के अस्थिर पैटर्न शामिल हैं। जीएफजी और सभी प्रासंगिक बहुपक्षीय समझौतों और संबंधित प्रतिक्रियाओं के अनुरूप वनों और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने की बात कही गई, जिसमें भागीदारों और हितधारकों के योगदान के साथ सार्थक जुड़ाव और समर्थन शामिल है। घोषणा पत्र में सभी प्रकार के वनों से संबंधित मुद्दों पर राजनीतिक जुड़ाव, अंतर क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय, सुसंगतता और तालमेल को मजबूत करें और हितधारकों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक और प्रोत्साहित करके सभी स्तरों पर बिखराव को कम करने की बात कही गई है। जंगल की आग और इससे संबंधित आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को रोकने और संबंधित करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों सहित जंगली भूमि आग प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना और स्थायी वन आधारित जैव अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए साझेदारी को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है। वन संबंधी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना, आवश्यकतानुसार वन कानून प्रवर्तन को मजबूत करना और सभी स्तरों पर सुशासन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। विशेष रूप से वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णयों और कार्यों के लिए ज्ञान और डेटा की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से वन निगरानी, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और सूचना प्रणालियों में सुधार करें। वनों के संरक्षण, पुनर्स्थापना और टिकाऊ प्रबंधन के लिए सभी स्रोतों से नए और अतिरिक्त संसाधनों के प्रावधान और जुटाव और उन तक पहुंच को मजबूत करना। साल 2030 तक वनों की कटाई और वन क्षरण को रोकने और वृक्षारोपण की दिशा में प्रयासों के लिए निवेश, नवीन वित्त पोषण तंत्र, वैज्ञानिक तकनीकी और क्षमता निर्माण समर्थन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। हम अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जीव जंतु के लिए आवास और मनुष्यों के लिए आजीविका के स्रोत प्रदान करने के अलावा वन जल संरक्षण का भी काम करते हैं। वो मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। वन विभिन्न प्रकार के प्राणियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति में योगदान करते हैं। इनका प्रभाव
उस क्षेत्र की वर्षा की मात्रा पर पड़ता है। भारत में वनों की स्थिति की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, उसके बाद बहुत घने जंगल में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना और ओडिशा हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 किलोमीटर है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर हैं। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। देश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वन या जंगल भूमि का वो क्षेत्र कहलाता है जो पूरी तरह से पेड़ों और अन्य वनस्पतियों से ढका होता है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार जंगल को भूमि के उस रूप में परिभाषित किया गया है जो आधा हेक्टेयर से अधिक में फैली हुई हो और जिसमें 5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले और 10% से अधिक फैलाव वाले पेड़ हों। वन पारिस्थितिक तंत्र और विश्व की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वैश्विक भूमि क्षेत्र का 31% भाग वनों से घिरा हुआ है। दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर या प्रति व्यक्ति लगभग 5000 मीटर है, लेकिन दुनिया भर में वन समान रूप से वितरित नहीं है। विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन में पाए जाते हैं और 2/3 वन 10 देशों में पाए जाते हैं। वन जैविक विविधता का मतलब वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी जीवन रूपों और उनकी ओर से निभाई जाने वाली पारिस्थितिक भूमिकाओं से है। इसमें न केवल पेड़ शामिल हैं, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले पौधों, जानवरों
और सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता और उनसे जुड़ी आनुवांशिक विविधता भी शामिल है। वनों की कटाई और वनों का क्षरण चिंताजनक दर से जारी है, जो जैव विविधता के नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से यह अनुमान लगाया गया कि अन्य भूमि उपयोगों में रूपांतरण के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए। हालांकि पिछले 3 दशकों में वनों की कटाई की दर में कमी आई है। 2015 और 2020 के बीच वनों की कटाई की दर प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था, जो 1990 के दशक में 16 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से कम है। 1990 के बाद से दुनिया भर में प्राथमिक वन क्षेत्र 80 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कम हो गया। कृषि विस्तार वनों की कटाई और वन क्षरण और वन्य जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारक बना हुआ है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि का योगदान 40% था और अन्य 33% के लिए स्थानीय निर्वाह कृषि थी। ग्लोबल टी सर्च डेटाबेस के मुताबिक दुनिया में 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का अस्तित्व है। सभी वृक्ष प्रजातियों में से लगभग आधी केवल 10 परिवार के सदस्य हैं। दिसंबर 2019 तक कुल 20,334 पेड़ प्रजातियों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया था। 1,400 से अधिक वृक्ष प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना गया और संरक्षण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता बताई गई। वन 86 मिलियन से अधिक हरित नौकरियां प्रदान करते हैं और कई लोगों की आजीविका का समर्थन करते हैं। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों में से 90% से अधिक लोग अपनी आजीविका के कम से कम हिस्से के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। विश्व स्तर पर विश्व का 18% वन क्षेत्र या 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र और खेल भंडार के अंतर्गत आता है। संरक्षित क्षेत्रों में वनों का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण अमेरिका में 31% और सबसे कम यूरोप में 5% पाया जाता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान नकारात्मक रुझान सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को कमजोर कर देते हैं। जिस तरह से हम अपने जंगलों और उनकी जैव विविधता का प्रबंधन करते हैं, अपने भोजन का उत्पादन और उपभोग करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, उसमें परिवर्तनकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जरूरी है कि हम पर्यावरणीय क्षरण और अस्थिर संसाधन उपयोग को आर्थिक विकास और संबंधित उत्पादन और उपभोग पैटर्न से अलग करें। एकीकृत परिदृश्य दृष्टिकोण के भीतर वनों का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन दुनिया की जैव विविधता के संरक्षण और दुनिया के लोगों की खाद्य सुरक्षा और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। परस्पर संबंधित मुद्दों के लिए एकीकृत नीतियां भूमि अधिकार सुरक्षा, स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों के अधिकार और ज्ञान का सम्मान और जैव विविधता परिणामों की निगरानी के लिए क्षमता में वृद्धि की जरूरत है। इसके लिए नवीन वित्तपोषण तौर तरीकों की भी आवश्यकता है। कृषि विस्तार वनों की कटाई और वन जैव विविधता के संबंधित नुकसान का मुख्य कारण है। इस तरह से नुकसान को रोकने के लिए अपनी खाद्य प्रणालियों को बदलने की जरूरत है। कृषि वानिकी और कृषि पारिस्थितिकीय उत्पादन प्रथाओं को अपनाना, कृषि भूमि की उत्पादकता को बहाल करना, स्वस्थ आहार को अपनाना और भोजन की हानि और बर्बादी को कम करना ऐसे सभी कार्य हैं जिन्हें तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। वन बहाली जब उचित रूप से लागू की जाती है तो आवास और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, रोजगार और आय पैदा करने में मदद मिलती है और ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रभावी प्रकृति आधारित समाधान है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।